तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर कौन सा चल रहा है? सेशन नंबर 34 है। आज हम सेशन नंबर 34 में किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हमने विदेशी कंपनियां जो आई थी उनके बारे में देखा था। तो आज जो विदेशियां बोल सकते, जो अंग्रेजों ने बंगाल वाले रीजन पे, पंजाब वाले रीजन पे या मैसूर पे जो शासन किया है, ठीक है, जो स्टैब्लिशमेंट किया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? बंगाल, पंजाब और मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उस टाइम पे बोल सकते हैं कि नवाब थे, कौन से शासक थे जिनको हटा के अंग्रेजों ने जिनके साथ में युद्ध लड़ा, युद्ध को हराकर शहर को या उसको अपने कब्जे में लिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम राज्यपाल था? ठीक है, तो गवर्नर की बात हो रही है, राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर कौन था, अंतिम राज्यपाल कौन था जिसको मुगल शासक ने बनवाया था? तो कौन था हमारा? मुर्शिद कुली खान। कौन था वो? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का आखिरी राज्यपाल कौन था जिसको मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था, ठीक है, तो मुर्शिद उली मतलब कुली खान। और इसको किसने बनाया था? कौन था उस टाइम पे उसका शासक या सम्राट कौन था? फारूक सियार। कौन था? किस ईयर में बनाया था उसको? ठीक है, 1717 में बनाया था। क्लियर हो गया। अब इसी की बात करें तो जब मुर्शिद अली खान जब मरा तो उसके बाद में उसकी बोल सकते गद्दी पे कौन बैठा था, उसका सक्सेसर कौन था? कौन था उसका सक्सेसर? उसके बाद में गद्दी पे कौन बैठा था? सुजाउद्दीन। कौन बैठा था? ठीक है, किस ईयर में बैठा था? 1727 में। किस ईयर में बैठा था? और बोल सकते हैं कि जब वो मर गया था तो उसी का जो बोल सकते हैं कि जो थ्रोन था किसको ट्रांसफर कर दिया गया था? बोल सकते हैं कि शुजाउद्दीन को बना दिया गया था। पर शुजाउद्दीन को बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बनाया किसने था? उस टाइम पे कौन मतलब शासक कौन था या सम्राट कौन था? तो मोहम्मद, वो को कहते हैं मोहम्मद, हमारा जो रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, उस टाइम पे वो शासक था। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन यहां से यही याद रखना कि बंगाल का आखिरी राज्यपाल कौन था, लास्ट गवर्नर कौन था जिसको बोल सकते हैं मुगल सम्राट ने बनाया था? तो वो मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, किस ईयर में बनाया था? 1717 में बनाया था। और कौन था मुगल सम्राट? तो फारूक सियार था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? ठीक है, अब पहली चीज की बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस युद्ध के थ्रू अपने भारत में बोल सकते हैं कि एक नींव स्थापित की थी? ये क्वेश्चन का मतलब ये समझ लो। अब यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल के रख रहे हैं कि भारत भारत पर ब्रिटिश का वर्चस्व की बात हो रही है। कब उन्होंने बता दिया था? बोलते हैं कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने एक युद्ध के थ्रू भारत को बता दिया था कि एक तरीके से उन्होंने नींव रख दी है, एक बोल सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की या ब्रिटिश राज की। तो वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ प्लासी था। ठीक है, बक्सर का युद्ध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको पता है। पर बक्सर के युद्ध के बाद जो बोल सकते हैं कि उनकी जो पावर थी वो पूरी की पूरी किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। पर अगर बात की जाए कि नींव किस युद्ध ने रखी थी, तो बैटल ऑफ प्लासी ने क्या रखी थी? ब्रिटिश राज की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करो तो ये किस ईयर में लड़ा गया था? ठीक है, अगर डेट की भी बात करो तो डेट क्या है हमारी? 22 जून। ठीक है, अब कौन बताएगा यहाँ पे कि ये जो युद्ध था किस किस के बीच में लड़ा गया था? अगर बैटल ऑफ प्लासी है तो एक तरफ तो अंग्रेज होंगे ही। तो हमारी कौन सा था? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसको हम ब्रिटिशर्स को क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हो, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही था उस टाइम पे। और किसके साथ में युद्ध था उनका? सिराज उद्दौला के साथ। किसके साथ युद्ध था? और ये कौन था? बंगाल का नवाब था उस टाइम पे।
क्लियर हो गया? तो अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें या प्लासी के युद्ध की बात करें तो वो सबसे पहली चीज किस ईयर में लड़ा गया था? 1757 में। किस डेट को लड़ा गया था? 22 जून को। अब उसमें जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराज उद दौला के बीच में। ठीक है, सिराज उद दौला कौन था उस टाइम पे? बंगाल का नवाब था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा तो था, पर उस टाइम पे उस ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीड कौन कर रहा था? तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, उस टाइम पे कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि युद्ध था उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराज उद दौला के बीच में। और सिराज उद दौला कौन था उस टाइम पे? बंगाल का नवाब था। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट देखो, किसके बाद 1765 में इलाहाबाद की युद्ध संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? हमने ये पढ़ा है, आर विच बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765? ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने किसकी लड़ाई के बाद में इलाहाबाद की जो संधि थी वो हुई थी हमारी बक्सर के युद्ध के बाद। क्योंकि बक्सर का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, और जो संधि थी या ट्रीटी थी वो किस ईयर में साइन हुई थी? 65 में साइन हुई थी। कौन सी संधि था वो? इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसकी बात करें बैटल ऑफ प्लासी की वो बक्सर की बात करें तो ये भी युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और किसके बीच में हुआ था ये हमने पढ़ा है। उस टाइम पे क्या हुआ था? गठबंधन बना था, तीन लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में लड़े थे। तो पहला इंसान कौन था? कौन था हमारा? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो था वो किसकी तरफ से, किस तरह, कहां का बंगाल का बोल सकते हैं कि कहां का नवाब था? अवध का। ठीक है, दूसरा कौन सा था? मीर कासिम। वो कहां का नवाब था? बंगाल का। ठीक है, और तीसरा कौन था? शाह आलम सेकंड। और ये कौन था? मुगल शासक था। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर किसके खिलाफ में लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में लड़ा था। ठीक है, तो ये तीनों, इस बैटल में कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे या इन तीनों का अलायंस जीता था? अंग्रेज जीते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम पे? कौन बताएगा? आंसर करो सभी। ठीक है, तो एक ने बता भी दिया, तो किसने किया? हेक्टर मुनरो। क्लियर हो गया? तो हमारे क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं? पहली चीज की जो इलाहाबाद की संधि थी जो 1765 में साइन हुई थी वो किस युद्ध के बाद में हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिश राज की जो पावर थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अगर नींव की बात करें तो ब्रिटिश राज, मतलब भारत में ब्रिटिश राज की नींव किस, वो बोल सकते लड़ाई से लड़ी गई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद लड़ी गई थी। और बोल सकते कि अपना विस्तार या बोल सकते कि पावर का जो सुप्रीमेसी थी उन्होंने कब डेवलप की थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद की थी। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद ही एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये किस किस के बीच में? उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और दूसरी तरफ किसकी अलायंस है, किसका गठबंधन था? तीन लोगों का। एक हमारा कौन है? शुजा-उद-दौला जो कि कहां का नवाब है? अवध का। दूसरा मीर कासिम कहां का नवाब है? बंगाल का। और तीसरा जो कि कौन है? मुगल सम्राट। ठीक है, तो ये तीनों ने लड़के इंग्लिश वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, पर फिर भी क्या हो गए थे? वो लोग हार गए थे। अब हारने के बाद क्या हुआ? एक संधि साइन हुई। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो, बेसिक ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर इतना याद रखना कि जो संधि साइन हुई थी, जो आपकी बोल सकते ट्रीटी साइन हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी? शाह आलम बोल सकते द्वितीय के साथ में कौन ने करा था? अंग्रेजों के साथ करा था। तो सबसे पहली चीज देखो, अंग्रेजों ने क्या बोला? अंग्रेजों ने जो शुजा-उद-दौला है ना,
सुजा उद्दौला के साथ भी एक ट्रीटी साइन हुई थी जो कि यही ट्रीटी थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों किसके पास में गए? सुजा उद्दौला के पास में गए। सुजा उद्दौला से क्या बोला कि भैया जो कोरा और बोल सकते कि अवध वाला जो रीजन है ना, वो वाला रीजन तुम्हारे पास ही रखो, जो कोरा और अयोध्या वाला रीजन है वो मेरे को दे दो। कौन सा वाला रीजन? कोरा और अयोध्या वाला जो रीजन है उसके राइट्स मेरे को दे दो। ठीक है, तो अब वही चीज अंग्रेजों ने क्या करा, कोरा और अयोध्या वाले राइट्स किसको जाके बेच दिए? शाह आलम को बेच दिए। और शाह आलम से क्या बोल दिया कि जो बंगाल वाला रीजन है या उड़ीसा वाला रीजन है और हमारा बोल सकते हैं कि जो बिहार वाला रीजन है उसके दीवानी राइट्स मेरे को दे दो। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अंग्रेजों ने बोल सकते हैं कि एक के बदले में एक चीज ली थी, तो उन्होंने बदले में क्या ले लिया था शाह आलम द्वितीय से, कि जो बंगाल है, जो उड़ीसा है और जो बिहार है, वहां के दीवानी राइट्स किसको दे दो? हमको दे दो, मतलब अंग्रेजों के पास होने चाहिए। अब मैंने बताया था दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है। अब देखो, जब भी कोई प्रशासन हो, मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी राज्य होता है, तो उसमें दो तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। एक प्रशासन होता है, ठीक है, जो कि मतलब बोल सकते हैं व्यवस्थाएं क्रिएट करता है या लोगों को बताता है किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और दूसरे कौन होते हैं कि जो बोल सकते हैं रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, जो पैसा इकट्ठा करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या बोला, जो प्रशासन वाला एरिया है ना वो तुम्हारे पास ही रहने दो, दीवानी राइट्स मेरे को दे दो। कि मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार से अब जो कर वसूल करने का काम किसका है? अंग्रेजों का है। ठीक है, तो दीवानी राइट्स का मतलब इतना याद रखना कि दीवानी राइट्स में क्या होता है कि जो रेवेन्यू रहता है ना, जो टैक्स रहता है, अब उसको कौन वसूल करेगा? अंग्रेज वसूल करेंगे। और जो टैक्स वसूल होगा वो अपनी जेब में रखेंगे, ना ही किसको देंगे? मुगल शासक को अब नहीं देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस ट्रीटी के बाद में ये चीज हुई थी। तो ये दोनों ट्रीट जो आपकी बोल सकते हो जो बैटल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जो कि बोल सकते हो कि हमारे उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और बैटल ऑफ बोल सकते हैं कि बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग पे जन्मा सेनापति कहा गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल? स्वर्ग में जन्मा सेनापति। ठीक है, तो किसको बोला गया है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। किसको बोला गया है? अब इसको बोला किसने था? इस तरीके की उपाधि किसने दी थी उसको, ये भी बताओ। किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग में जन्मा सेनापति के नाम से बुलाया था? ठीक है, एक ने बता दिया, बस पिट ने बता दिया। पूरा नाम बताना पड़ेगा भैया उसका। विलियम पिट ने। क्या नाम है उसका? अब ये विलियम पिट कौन है? उस टाइम पे ये यूके का क्या था? प्रधानमंत्री था, पीएम था, पीएम ऑफ यूके। ठीक है, ब्रिटिश राज का उस टाइम पे वो क्या था? मुख्यमंत्री था। क्लियर हो गया। तो विलियम पिट ने कौन सी उपाधि दी थी रॉबर्ट क्लाइव को? स्वर्ग में जन्मा सेनापति। ठीक है, तो विलियम पिट कौन था उस टाइम पे? जो यूके बोल सकते हो या ब्रिटेन बोल सकते हो, ब्रिटेन का मुख्यमंत्री था। ठीक है, प्रधानमंत्री बोल सकते हो, मुख्यमंत्री नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगोर स्थानांतरित करनी पड़ी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? किसने की थी? ठीक है, तो लोग कंफ्यूज है सी और टी में। तो भैया मीर जाफर ने नहीं की थी, मीर कासिम ने की थी। क्यों करी थी? क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जो कि बोल सकते कि उसका जो प्रशासन था उसको सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे। किसको काम नहीं करने दे रहे थे? मीर कासिम को। कहां पे नहीं करने दे रहे थे? मुर्शिदाबाद में नहीं करने दे रहे थे। तो उसने अपनी कैपिटल को चेंज करके क्या पे कर दिया? मुंगेर कर दिया, जिससे अब वो सही तरीके से अपनी जो बोल सकते राज्य का प्रशासन कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कर सके। नेक्स्ट देखो, भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व की स्थापना के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था या लड़ाई कौन सी लड़ी गई थी? द मोस्ट डिसिसिव बैटल डेट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो किसने वर्चस्व का स्थापना की थी? ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि कौन सी लड़ाई थी, वो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, डेट भी याद रखना, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। और प्लासे का
1757 में, और बक्सर का कब था? 1764 में। नेक्स्ट देखो, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट? कौन था उस टाइम पे? या अभी देखा, अभी कैसे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग? अभी हाल ही मैंने बताया था, जो बक्सर था, बक्सर के युद्ध में 3 की अलायंस बनी थी कि नहीं बनी थी? एक अवध का नवाब था, दूसरा कौन था? बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर, आप बोल सकते जाफर कैसे बता रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो उस टाइम पे युद्ध में मीर कासिम भी वो युद्ध में सम्मिलित था ना, तो वो कहाँ का नवाब था उस टाइम पे? बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय। किस ट्रीटी के थ्रू ली थी, या कौन सी संधि साइन हुई थी? इलाहाबाद की संधि। किस ईयर में हुई थी? 1765 में हुई थी। किस युद्ध के बाद में हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासे मत लगा के आ जाना, ये भी याद रखना कि जो इलाहाबाद की संधि थी वो किस लड़ाई के बाद में हुई थी? बक्सर की लड़ाई के बाद में हुई थी। अब देखो, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को सही क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमको लिखना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी एंड ऑर्डर ऑफ द बैटल फाउट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? क्रोनोलॉजी बताओ भैया, कौन सा वाला सही है? अब देखो, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा था, बैटल ऑफ प्लासी हमको पता है किसमें वो लड़ी गई थी। ठीक है, और हमारी जो बक्सर की लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? ठीक है, तो ये चीज हम देख सकते हो। तो पहले प्लासी कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? तो मतलब पहले हमको बताना है प्लासी का युद्ध कहाँ दिख रहा है पहले। सब जगह ही है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, प्लासी सबसे आखिरी में है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है हमारा। ठीक है, तीसरा चौथा भी गलत हो गया, सबसे आखिरी में प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि अगर बोल सकते कि बक्सर का युद्ध सबसे आखिरी में होना चाहिए था। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो अंबर का जो युद्ध था, अंबर का युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था? अंबर का जो युद्ध था वो किस ईयर में लड़ा गया था? जो फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक वॉर बोलते हैं ना, उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो कब लड़ा गया था? 1749 में लड़ा गया था। किस ईयर में लड़ा गया था? नेक्स्ट हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये तो हमको पता है किस युद्ध में किस ईयर में लड़ा गया था। ठीक है, अब इसके बाद बक्सर का युद्ध भी हमको पता है, तो बक्सर का युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था? अब कौन सा युद्ध आता है हमारा? वॉन्डी वॉश का युद्ध, तो वो किस ईयर में लड़ा गया था? ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया हमारा? ठीक है, अंबर का युद्ध जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ था। अब मेन चीज ये है कि वॉन्डी वॉश का जो युद्ध है ना, वो हमको जरूर याद रखना है अच्छे से। वॉन्डी वॉश का जो युद्ध था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध के बाद जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों की जो ताकत थी वो क्या हो गई थी? बिल्कुल खत्म हो गई थी। मतलब भारत में फ्रेंच लोगों की जो पावर है वो किस युद्ध में खत्म हुई थी? तो वॉन्डी वॉश के युद्ध में क्या हो गई थी? उनकी पावर बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो किस ईयर में लड़ा गया था वॉन्डी वॉश का युद्ध? 1760 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, जिसमें बोल सकते हो कि वो निर्णायक, बोल सकते हो कि बैटल थी, निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें बोल सकते हैं कि इंग्लिश लोगों का भारत में राज बढ़ गया था और फ्रांस लोगों का जो राज था वो बिल्कुल ही भारत में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी वाला। सबसे पहले देखो तो अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में। प्लासे का युद्ध हमने देखा 1757 में। वॉन्डी वॉश का युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था? 1760 में। और फिर बॉक्सर की युद्ध की बात करो तो 1764 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और वॉन्डी वॉश का जो युद्ध था वो अंग्रेजों में और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था और निर्णायक लड़ाई थी। उसमें अंग्रेज जीत गए थे, अंग्रेजों की ताकत भारत में बढ़ गई थी और फ्रेंच लोगों की जो ताकत थी वो भारत में बिल्कुल ही खत्म हो गई थी वॉन्डी वॉश के युद्ध के बाद। ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, किस फ्रांसीसी कमांडर का नाम बताइए जो 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में
पराजित हुआ था। ठीक है, कौन था वो इंसान, कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन कमांडर था? ठीक है, तो कौन आ रहा था उस टाइम पे? जो काउंट लेली था वो उस टाइम पे फ्रेंच का कमांडर था, जो कि अंग्रेजों से क्या कर गया था, हार गया था। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे रंजीत सिंह से, पंजाब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, टू विच मिसल डिड द रंजीत सिंह बिलोंग। मिसल मतलब बोल सकते हैं एक तरीके का वंश, कुल हम दो लोग बोल सकते हैं। तो किस कुल से वो बिलोंग करते थे? ठीक है, तो किस वंश से बिलोंग करते थे वो? सुकर चकिया से। किस वंश से बिलोंग करते थे? सुकर चकिया से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। एक्सपेक्टेड था, अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे अमृतसर, कुछ लोग बोलेंगे लाहौर। कैसे पता लगाओगे कि उनकी राजधानी कौन सी थी? अब देखो, अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात करो तो उस टाइम पे दो उनकी राजधानी थी। ठीक है, पहली कौन सी थी? लाहौर। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? अमृतसर। ठीक है, अगर लाहौर की बात करो तो लाहौर कैसी कैपिटल थी? पॉलिटिकल कैपिटल थी, मतलब राजनीति के हिसाब से जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हमारी लाहौर थी। ठीक है, और कल्चरल कल्चरल कैपिटल की बात करो तो कल्चरल कैपिटल कौन सी थी उनकी? अमृतसर थी। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर रंजीत सिंह की बात करो तो रंजीत सिंह की दो राजधानी थी, एक थी हमारी लाहौर और दूसरी कौन सी थी? और लाहौर की बात करो तो लाहौर कैसी कैपिटल थी? राजनीतिक के हिसाब से जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? लाहौर थी। किस ईयर में उन्होंने उसको बनाया था? तो 1799 में बनाया था। ठीक है, और अमृतसर की बात करो तो अमृतसर कैसी कैपिटल थी? कल्चरल कैपिटल थी, या बोलो संस्कृति के हिसाब से जो राजधानी थी वो कौन सी थी उनकी? अमृतसर थी। और अमृतसर को उन्होंने अपनी कैपिटल किस ईयर में बनाया था? 1805 में बनाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? लाहौर थी। किस ईयर में बनाया था उन्होंने? 1799 में बनाया था। और संस्कृति के हिसाब से अगर आप राजधानी की बात करो तो वो रंजीत सिंह की कौन सी राजधानी थी और किस ईयर में उन्होंने उसको बनाया था? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आपका बिलोंग मतलब क्वेश्चन आप देख के चलाना कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है। पॉलिटिकल कैपिटल के बारे में पूछा है तो लाहौर लगा के आना, कल्चरल कैपिटल के बारे में बोला है तो अमृतसर। और अगर फिर चेक करना अगर सिंपल सा क्वेश्चन है इन दोनों में से कौन सा दे के रखा, जो दे के रखा हो वो लगा के आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? किसने दिया था रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा? ठीक है, इसका पूरा नाम भी बताओ भैया। और कहाँ का रहने वाला था वो? बताओ भैया, पूरा नाम तो बता दो उसका, ये तो आधा ही नाम है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? पहली बात तो बोल सके शाह सूजा दुरानी। ठीक है, और कहाँ का इंसान था वो? कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो, ये टाइमलाइन याद रखना कि आपकी कोहिनूर हीरे के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, तो उससे टाइमलाइन जरूर याद रखना। ठीक है, तो किस टाइम पे किसको मिला था, फिर इस बात किसको पास ऑन कर दिया गया था, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। तो अगर हम रंजीत सिंह की बात करें तो रंजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा था वो किसने दिया था?
ठीक है, तो हमारा शाह शुजा दुरानी ने दिया था, वो किस इंसान कहाँ का था? अफगानिस्तान का इंसान था। ठीक है, तो बोल सकते जगन्नाथपुरी से उसको मिला था, ये स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, पर जगन्नाथ बोल सकते पुरी से उसको मिला था, फिर उसको मिलने के बाद उसने किसको दे दिया था? राजा रणजीत सिंह को दे दिया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ईश्वर की इच्छा है कि सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरों को प्रकाश छीन लिया है? Who among the following said that the God intended to me to look upon all the religious with one eye, and that is why he took away the light from the others? ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरों को प्रकाश छीन लिया? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। नेक्स्ट देखो, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? कौन आया था महाराजा रणजीत सिंह के बाद में? ठीक है, तो कौन से सिंह आए थे? खड़क सिंह आए थे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। नेक्स्ट देखो, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? ठीक है, तो सबको पता है कौन थे? राजा दिलीप सिंह। कौन थे आखिरी शासक? राजा दिलीप सिंह। अब देखो यहाँ से पंजाब से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं है, पर महाराजा रणजीत सिंह से रिलेटेड आ जाते हैं, या सिख एम्पायर से रिलेटेड आ जाते हैं कि सिख साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन पंजाब राज्य में विलय के बाद प्रशासन करने के लिए तीनों बोर्डों का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ बोर्ड member of board of 3 to administer the state of Punjab after its annexation? ठीक है, राज्य का विलय हुआ था, ये चीज याद रखना। 1849 की बात करूं तो 1849 में अंग्रेजों ने क्या करा था? पंजाब को छीन लिया था। ठीक है, इतना याद रखना कि 1849 में क्या करा था? अंग्रेजों ने पंजाब को छीन लिया था, और छीनने के बाद पंजाब को चलाने के लिए उन्होंने कितने लोगों की कमेटी बनाई थी? 3 लोगों का सदस्य बनाया था। ठीक है, तो वो 3 लोगों में से कौन इंसान प्रेजेंट नहीं था? इन चारों में से बताइए। ठीक है, तो पहली चीज इतना याद रखना कि 1849 में क्या करा था? अंग्रेजों ने पंजाब को छीन लिया था, और छीनने के बाद उस पर शासन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि चलाना तो पड़ेगा पंजाब को, तो पंजाब को चलाने के लिए उन्हें 3 लोगों को सदस्य बनाया था, 3 लोगों की संगीटी बनाई थी। उन तीनों संगीटी में से इनमें से कौन प्रेजेंट नहीं था? ठीक है, तो कौन प्रेजेंट नहीं था? एच.एम. इलियट प्रेजेंट नहीं था। कौन नहीं था? एच.एम. इलियट प्रेजेंट नहीं था, बाकी के 3 थे। ठीक है, हेनरी लॉरेंस की बात करो तो हेनरी लॉरेंस इस बोल सकते हैं कि कमेटी के, इस बोर्ड के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और बाकी के 2 लोग जो थे उनके मेंबर थे, सदस्य थे। ठीक है, इतना याद रखना कि उस टाइम पे जब पंजाब को 1849 में जब छीन लिया गया, या बोल सकते हो कि उसको एनेक्स कर लिया गया, तो उस टाइम पे पंजाब को चलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाई थी? 3 लोगों का एक बोर्ड बनाया था, कमेटी बनाई थी। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारी हेनरी लॉरेंस कर रहे थे, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल और जो आप मैक्सवेल है वो कौन थे? वो मेंबर्स थे। इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, प्रथम वो एंजेला बोल सकते कि हमारा एंग्लो मैसूर वॉर किस की विजय किसकी हुई थी? ठीक है, हु इमर्ज द विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन 1766 टू 1769? उसमें कौन जीता था? अब कुछ लोग अंग्रेज बताने लगे। भैया एंग्लो मैसूर वॉर, कितनी एंग्लो मैसूर वॉर हुई है अभी तक? 4 हुई है। कितनी हुई है? और 4 में से एक ही बार मैसूर जीता था, जो कि पहला युद्ध था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसी में पहली बार कौन जीता था? मैसूर जीता था। और बाकी की जितनी भी एंग्लो मैसूर वॉर हुई है उसमें कौन जीता है? अंग्रेज जीते थे।
इतना याद रखना कि टोटल 4 वॉर हुई थी, 4 में से पहली वॉर में ही मैसूर जीता था, बाकी की वॉर्स में कौन आ रहा था? मैसूर आ रहा था और अंग्रेज जीते थे। ठीक है, अगर पहले वॉर की बात करें तो पहले वॉर में कौन जीता था? मैसूर जीता था। तो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हैदर अली कर रहे थे। टीपू सुल्तान के बारे में सुना है ना, तो उनके पिता थे हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली ने क्या बोला था कि पहले मैसूर वॉर में किसको हरा दिया था? अंग्रेजों को हरा दिया था। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग देखे तो पहले ही उन लोगों ने किस पे कब्जा कर लिया था? बोल सकते कि मद्रास में वो घुस गए थे। ठीक है, मद्रास में जाके जहां पे अंग्रेज रुके हुए थे, जहां पे उनका अड्डा था, वहां पे जाके उन्होंने कब्जा कर लिया था। और अंग्रेजों ने फिर उसके साथ में एक संधि साइन की थी, एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रीटी ऑफ मद्रास। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, किस वॉर के बाद में हुई थी? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हुई थी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा ना, तो यहाँ पे ब्रिटिश मैसूर वॉर होनी चाहिए थी। एंग्लो क्यों लिखा है हम लोगों ने? एंग्लो का मतलब क्या होता है? क्या? बहुत बढ़िया। कोई बताएगा एंग्लो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना एंग्लो, वो मैसूर वॉर, एंग्लो कर्नाटक वॉर, तो एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेज से कैसे ब्रिटिशर्स लिखना चाहिए था, इंग्लिश लिखना चाहिए था, एंग्लो ही क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे? कोई तो बता दो भैया, सबने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, पीएससी वाले लोगों को तो बताना चाहिए ये चीज। यही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो आप लोग। अब देखो, बॉयज में से कोई बताना चाहेगा? तो फिर डिस्कशन किस बात के हो रहे हैं जब पता ही नहीं है तो? अब देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। जब हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्ध के मैंने वंश के बारे में बताया था, कुल के बारे में बताया था, तो उनका कुल कौन सा था? शाक्य था ना। वैसे ही जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के कुल का नाम क्या था? एंग्लो था। क्या था? एंग्लो था। वो उस वंश को बिलोंग करते थे या उस कुल को बिलोंग करते थे, उनके कुल का नाम एंग्लो था। इसलिए ये जो वॉर लड़ी गई थी किस नाम से लड़ी जाती है? एंग्लो मैसूर वॉर से लड़ती है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि एंग्लो शब्द हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कुल का नाम क्या था? एंग्लो था। ठीक है, कुल का नाम क्या था? एंग्लो था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि एंग्लो कर्नाटक वॉर या एंग्लो मैसूर वॉर, तो इसलिए एंग्लो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं बोलते आप लोग जो बोल रहे हैं कि उन लोगों ने शादी की थी या जो फालतू का फलाना ठिकाना। ठीक है, ये फालतू की चीज नहीं है। एंग्लो एक तरीके से उनका कुल का नाम है। किसके कुल का नाम है? अंग्रेजों के कुल का नाम है, इसलिए हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे? अब यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन क्या देखे? पहली चीज की वो एंग्लो और मैसूर वॉर की बात करूं तो कितने युद्ध लड़े गए थे? 4 में से पहला युद्ध कौन जीता था? और बाकी के 3 बोल सकते हैं अंग्रेज जीते थे। अब पहला जब मैसूर जीता, तो मैसूर जीतने के बाद में हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ में एक संधि को साइन किया था, उसको क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसमें बेसिक इतना समझ लो कि इस संधि में क्या लिखा गया था, इतने ये बोला था हैदर अली ने कि अगर मद्रास के ऊपर कभी भी भविष्य में क्या होता है, अटैक होता है या कोई हमसे युद्ध लड़ने के लिए आता है, तो अंग्रेजों को हमारा साथ देना पड़ेगा। किसका साथ देना पड़ेगा? हैदर अली का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये ट्रीटी का इतना मतलब था। नेक्स्ट देखो, और इसका ये भी देख लो, ये तो भूल ही गए, किस ईयर में साइन हुई थी ये? 1769 में ही हुई थी, वॉर के जस्ट बाद में। ठीक है, और किस किस के बीच में हुई थी? हैदर अली के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट देखो, प्रोटो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को हराने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था? मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक तरीके से जो प्रोटो नोवो की जो लड़ाई है उसको हम लोग सेकेंड एंग्लो वॉर भी बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे हैदर अली हारे थे, पर इसमें ना ही कोई जीता था ना ही कोई हारा था, इतना याद रखना। ठीक है, तो उस टाइम पे बोल सकते कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है, तो कौन सा बोल सकते कौन लड़ रहा था? हमारे सर आयर कूटे लड़ रहे थे। ठीक है,
बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लगभग उनको हरा दिया था, पर बोल सकते हैं कि ये युद्ध जो था ना ही किसी के पक्ष में गया था, ना ही उसमें कोई जीता था, ना ही कोई हारा था। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी की स्थापना कहां पर की थी? कहां पर थी उनकी राजधानी? ठीक है, तो कहां पे थी उनकी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम कहां पे आता है हमारा? किस स्टेट में आता है आज के टाइम पे? कहां पे? कर्नाटका में आता है भैया, आंध्र प्रदेश में नहीं आता। ठीक है, मैसूर के पास में जो मैसूर वाला एरिया, मैसूर पाक सुना है ना? जो मैसूर है वो बेंगलोर के पास में बिलोंग करता है, मतलब कर्नाटक वाले एरिया में ही आता है। तो श्रीरंगपट्टनम भी कहां पर आता है हमारा? केरला वाले रीजन में ही आता है, कोई कर्नाटका वाले रीजन में। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, टीपू सुल्तान से रिलेटेड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज ये याद रखना कि टीपू सुल्तान के बोल सकते हैं यूरोपियन कंपनीज की बात करो तो कौन से यूरोपियन कंपनीज के साथ सबसे ज्यादा अच्छे संबंध थे? फ्रांस के साथ में सबसे ज्यादा संबंध थे, ये चीज याद रखना। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था तो उसके भी कुछ जो वो बोल सकते हैं पॉइंट्स थे, वो टीपू सुल्तान ने अपनाए थे। कोई बता सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से उभर के आए थे उस रेवोल्यूशन के बाद में, जिनको हम लोग अपनी डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुलाया करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फेमस हुए थे? कोई भी बता दो। लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी। ये 3 तरीके की चीजें जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा पढ़ा हो तो उस टाइम पे एक तरीके का जैकोबिन क्लब्स हुआ करता था। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब्स को इंडिया में किसने फॉर्म किया था? तो टीपू सुल्तान ने फॉर्म किया था। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहली चीज ये चीज याद रखना। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। टीपू सुल्तान से रिलेटेड हमको कौन सी चीज याद रखना है कि जैकोबिन क्लब जो था इंडिया में किसने बनवाया था? टीपू सुल्तान ने बनवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो जैकोबिन क्लब फेमस हुआ था, वो जैकोबिन क्लब को इंडिया में किसने बनवाया था? तो टीपू सुल्तान ने बनवाया था। ठीक है, और बोल सकते हैं कि उनने श्रीरंगपट्टनम में एक तरीके का प्लांट लगाया था जिसको क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एक पेड़ लगाया था, किसका प्रतीक लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया था। किसका प्रतीक था वो? फ्रेंच और बोल सकते हैं कि मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच में एक तरीके का बोल सकते हैं कि फ्रेंडशिप का एक मतलब तरीका था। ठीक है, तो उन्होंने उसकी स्टैब्लिशमेंट करा था, एक पेड़ लगाया था जिस पेड़ का नाम क्या दे दिया था? ट्री ऑफ लिबर्टी दे दिया था। और कहां पे लगवाया था उन्होंने? श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और किस ईयर में लगवाया था? तो 1794 में लगवाया था। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं आपको। पहली चीज कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो जैकोबिन क्लब्स था, वो जैकोबिन क्लब्स इंडिया में किसने बनवाया था? टीपू सुल्तान ने बनवाया था। और श्रीरंगपट्टनम में जो ट्री ऑफ लिबर्टी या एक तरीके का जो पेड़ लगाया गया था, वो किसके द्वारा लगाया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। किस ईयर में लगाया गया था? 1794 में लगाया गया था। अब कोई बताएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में हुआ था? इतना तो बता दो। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो किस ईयर में हुआ था? 1789 में हुआ था भैया। ठीक है, सबसे पहला रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है, फ्रेंच की जो क्रांति थी वो किस ईयर में हमको देखने को मिलती है? 1789 में देखती है। तो बस लुइस 16 की पूरी कहानी है, कभी बाद में समझना उसको। ठीक है, तो इतना याद रखना कि टीपू सुल्तान के किस यूरोपियन कंपनी या यूरोपियन के साथ में अच्छे संबंध थे? फ्रांस के साथ में संबंध थे। ठीक है, तो फ्रेंच के साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो पहली चीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैकोबिन क्लब्स के फॉर्म हुए थे, तो इंडिया में उसको किसने बनवाया था? टीपू सुल्तान ने बनवाया था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी, जो फेमस हुए थे, उससे रिलेटेड ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था। ये किसका प्रतीक थे? फ्रेंच के और बोल सकते टीपू सुल्तान के बीच में जो बोल सकते दोस्ती था, उस दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, वो कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा था। ठीक है, तो लास्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जो मतलब 4th एंग्लो मैसूर वॉर था, उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी।
ठीक है, तो किस ईयर में हुई थी उनकी मौत? 1799 में हुई थी। ठीक है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से बोल सकते हैं कि जो मैसूर था, वैसे बोल सकते हैं कि हम लोग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में देखा था, जब हैदर अली हार गए थे लगभग, तो उसके बाद में मैसूर का पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जितनी सुप्रीमेसी पहले थी उतनी नहीं रह गई थी, धीरे धीरे उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो उसके बाद तो मैसूर एक तरीके से बोल सकते हो पूरी की पूरी ताकत किसके हाथ में आ गई थी? अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट देखो, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? अब पहला मैंने बताया आपको कि जो पहला मतलब एंग्लो मैसूर वॉर था, उसके बाद में कौन सी संधि साइन हुई थी? मद्रास की संधि साइन हुई थी। अब वैसे ही दूसरा जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो उसके बाद में भी एक संधि साइन हुई थी, तो कौन सी संधि थी वो? कौन सी संधि थी? ठीक है, मैंगलोर की संधि थी। क्लियर हो गया? तो पहले युद्ध के बाद कौन सी संधि साइन हुई थी? मद्रास की। और दूसरे के बाद मैंगलोर की। नेक्स्ट देखो, द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर का कारण क्या था? किस कारण के मतलब किस कारण से? पहले एंग्लो वॉर तो हमने देखी, दूसरी एंग्लो जो मैसूर वॉर थी वो किसके कारण हुई थी? सबको पता है या तुक्का ही लगा रहे हो? चलो ठीक है, अब आपने अगर बताया भी है तो पहला स्टेटमेंट क्या है? मद्रास की संधि का उल्लेख मतलब उल्लंघन हुआ था। कैसे उल्लंघन हुआ था ये बता दो, जोर से बोलो। हाँ, अरे बोलो ना। कैसे कैसे पता चला था कि उल्लंघन हुआ था? अब देखो यहाँ पे 1771 में क्या हुआ? उस टाइम पे मैसूर पे किसने अटैक कर दिया? मराठाओं ने अटैक कर दिया था। किसने अटैक कर दिया था? तो बस मतलब मद्रास की संधि की बात करो तो मद्रास की संधि जब साइन हुई थी तो क्या बात बोली गई थी कि अगर मैसूर पे कभी भी अटैक हो जाए तो कौन साथ देगा? अंग्रेज साथ देंगे। तो 1771 में 2 साल के बाद मराठाओं ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मैसूर के ऊपर। तो किसको साथ देना चाहिए था? अंग्रेजों को। तो साथ दिया क्या उनका? नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ? बोल सकते हैं कि उस संधि का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है कि उस टाइम पे जब मराठाओं ने मैसूर पे अटैक करा था तो अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया था, वो चुपचाप एक तरीके से देख रहे थे। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने संधि का उल्लंघन किया। किस संधि का उल्लंघन किया? मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। फिर दूसरी चीज कि माहे पर कब्जा करने वाले मतलब करने का ब्रिटिश प्रयास था जो हैदर के संरक्षण में था। तो माहे क्या है? एक तरीके का बोल सकते हो कि पोर्ट है, मतलब कि बोल सकते हो कि जो समुद्र के पास में बोल सकते हो एक तरीके का स्टेशन है जहां से बोल सकते हो कि फ्रांस के लोग क्या करते थे, जो भी वेपन वगैरह आते थे, जो हथियार आते थे फ्रांस से, वो टीपू सुल्तान को कहां पर किस जगह पे देते थे? माहे में देते थे। ठीक है, तो माहे हैदर अली के संरक्षण में था। ठीक है, और वहां पे जो भी हथियार आया करते थे वो पहले कहां पे आते थे? माहे आते थे, और फिर माहे से कहां लेके आया करते थे? श्रीरंगपट्टनम में लेके आया करते थे या मैसूर में लेके आया करते थे। तो माहे किसके संरक्षण में था उस टाइम पे? हैदर के। पर ब्रिटिश लोगों ने क्या करने लगा? ब्रिटिश ने उसको कब्जाने की कोशिश की थी। तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत बेकार, मतलब इस चीज को भी हमको देखने को मिलता है। तो माहे पर कब्जा करने का किसने प्रयास किया था? ब्रिटिशर्स ने मतलब प्रयास किया था। और उस टाइम पर जो माहे था वो किसके संरक्षण में आता था? हैदर के संरक्षण में आता था। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उसके लिए, इंपॉर्टेंट पोर्ट था, क्योंकि ज्यादातर हथियार वहीं पे आया करते थे फ्रांस से, समुद्र के रास्ते से, और फिर माहे से श्रीरंगपट्टनम में लाया जाते थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है। ठीक है, तो इसी के कारण हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। अब इस युद्ध में हमने देखा था कि कौन जीता कौन हारा? ना कोई जीता था ना कोई हारा था। ठीक है, बस एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसके बाद में मैसूर का पतन होना स्टार्ट हो गया था। जो मतलब जितनी हैदर अली के पास जितनी ताकत थी ना मैसूर में, उतनी कम होती जा रही थी। ठीक है, अंग्रेजों का वर्चस्व था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? मैंगलोर की संधि या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये नए तरीके का क्वेश्चन आ गया। हम तीसरे की बात कर रहे थे, तीसरे के टाइम पे बोल सकते हैं कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे?
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग की बात करते हैं गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? या इतना बता दो, पूरा घूम फिर के भी नहीं बताता। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में किस इंसान को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में किस इंसान को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। अब देखो, ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूं, पर इतना याद रखना, गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, जब अगर आगे अगर मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये उपाधि जो है दोनों अलग अलग है। ये चीज याद रखना, गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल अलग होता है। ठीक है, तो गवर्नर की बात करें तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिशर्स का? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो इसका हमने अभी आंसर देखा, इसको सबको लगभग पता ही होगा। जिन जिन को भी सबको पता है ना, तो सबको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इस चीज को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो सभी के कमेंट चाहिए मेरे को। 10-15 कमेंट मिलते हैं मेरे को, इससे ये पता चलता है कि आधे लोग ही पढ़ पा रहे हो। मतलब पूरी क्लास में 10-15 लोग ही पढ़ते हैं क्या? बाकी के लोगों को भी आंसर पता है, तो कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोग आंसर करेंगे। अभी हमने इसी चीज को डिस्कस किया था, 3 बार बता दिया है मैंने उसको। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसका आंसर आपको अभी कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये सेशन समझ में आया आपको? बंगाल से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें देखी, मैसूर से रिलेटेड देखी, और पंजाब से रिलेटेड देखी। तो कल से ईस्ट इंडिया कंपनी से और हम क्वेश्चंस निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।